इस कोर्स में, तो वो स्टार्ट से हम शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे और उसके बाद करते करते हम फाइनल जो हमारा टच होगा वो यही होगा कि किस तरीके से एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, कि डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, उनको हम यूज करके कैसे इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। तो अब इंट्रोडक्शन में थोड़ा कोर्स के हवाले से मैं बता देता हूँ कि दिस कोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड टू एलेबोरेट ऑन वेरियस concepts of artificial intelligence. The field itself is an emerging era of computer science, and a lot of work is underway in order to mature the concepts of this field. In this course, we will, however, try to envelop some important aspects and concepts which will help to get an insight into the type of topics that artificial intelligence deals with. तो हमने यहाँ पे इस कोर्स में फोकस करना है बुक से बियॉन्ड भी, हमने कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस कर सकें जो मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें जो एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं, जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं, उनको भी हमने मद्देनजर रखना है। We have used the name of the field artificial intelligence, commonly referred as AI. Without any explanation of the name itself, let us now look into a simple but comprehensive way to define the field. To define AI, let us first try to understand that what is intelligence. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने से पहले हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इंटेलिजेंस होती क्या है, हम किस चीज को इंटेलिजेंस कहेंगे। सर एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इंटेलिजेंस कहलाती है। रिलेटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे तो जहानत मीनिंग है यही कि डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो कुछ। जी बिल्कुल। If you were asked a simple question, how can we define intelligence? Many of you would exactly know what it is, but most of you wouldn't exactly be able to define it. Is it something tangible? अगर मैं बात करूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेंजिबल चीज है, तो आप क्या कहेंगे, आपका आंसर क्या होगा? We'll all know that it does exist, but what exactly it is, some of us will attribute intelligence to living beings and would be of the view that all living aspects are intelligent. जो भी living species हैं, all the living species are intelligent. यानी कि जो भी living species हैं उनको हम intelligent कह सकते हैं। Would be of the view that all living species are intelligent. But how about these plants and trees? They are living species, but are they also intelligent? So can we say that intelligence is a trait of some living species? Let us try to understand the phenomena of intelligence by using a few examples. तो यहाँ पे एक जहन में चीज आती है कि जो लिविंग स्पेशीज हैं हम उनको कह सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल्स के साथ आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले हम इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। Consider the following image where a mouse is trying to search a maze in order to find its way from the bottom left to piece of cheese in the top right corner. यहाँ पे एक माउस है, उसने चीज पड़ी हुई है या कोई
आप ये समझ लें कि कोई मेज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है या कुछ भी चीज है, उसको अगर हम उसको अगर ये माउस सर्च करने जा रहा है तो वो डिफरेंट जो मेथड्स होंगे, डिफरेंट जो सर्चिंग पाथ्स होंगे, उनको सर्च करके वो वहां तक पहुंचेगा। तो ये भी एक इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। This problem can be considered as a common real life problem which we deal with many times in our life. Finding a path, maybe to a university, to a friend house, to a market, or in this case, to the piece of cheese. The mouse tries various paths as shown by the arrows and can search the cheese by more than one path. In other words, the mouse can find more than one solutions to this problem. तो यहाँ पे कुछ चीज समझ आती है कि इंटेलिजेंस क्या होती है, कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफी सारे सॉल्यूशंस होते हैं, और कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। अगर हम एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी के ही हवाले से बात करें तो वो एल्गोरिथम या वो तरीकाकार जो होगा वो मोर बेटर होगा कि जिसमें सर्चिंग में कम से कम टाइम लगे और हमें बेनिफिट जो है वो जल्दी मिल जाए। तो इसको हम कहेंगे, ये भी एक इंटेलिजेंस की एक एग्जांपल है। The mouse was intelligent enough to find a solution to the problem at hand. Hence, the ability of problem solving demonstrates intelligence. यानी कि उस माउस ने प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करनी है कि उसको चीज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसको फाइंड करने में काफी सारे पाथ्स जो आपको नजर आ रहे थे एग्जांपल में, तो उनको फॉलो करते हुए उसने चीज तक पहुंचना है। तो अब अगर वो कम से कम टाइम में अगर वो पहुंच जाता है तो हम कहेंगे ये इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट है। So let us consider another problem. Consider the sequence of numbers below 1, 3, 7, 13, 21. अगर यहाँ पे हम ह्यूमन माइंड को देखें तो 1 और 3 और 7 इनमें फर्क क्या आ रहा है कि इफ यू वर आस्क्ड टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर, अगर हम नेक्स्ट नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 13 है और 13 के बाद 21 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, 21 को अगर यहां से खत्म कर लेते हैं क्योंकि इस एग्जांपल में जो लास्ट सॉल्यूशन है वो हमारा 21 ही है। तो if you were asked to find the next number in the sequence, what would be your answer? Just to help you out in the answer, let us solve it. Adding the next even number to the previous number. हमारे पास क्या है, 1 है पहले, 1 में अगर 2 ऐड करेंगे, इसके बाद 1 के बाद नेक्स्ट जो इवन नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम अगर 2 को ऐड करेंगे तो वो हमें आंसर क्या देगा, 3 देगा। 3 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर आ रहा है वो 4 आ रहा है। 4 को 3 के साथ जब हम ऐड करेंगे तो वो 7 देगा, 7 और 6 13, और नेक्स्ट हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 14 और 13 27 आ रहा है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में एडिंग द नेक्स्ट, 7 के आगे 8 नहीं ऐड होगा, 7 के आगे 8 और सॉरी 21 आ रहा है। 28 आएगा, 31 आएगा सर नया आंसर, क्योंकि 7 के बाद 8 ऐड हो रहा है ना, और 13 में फिर आगे जब 8 ऐड करेंगे तो 21 में फिर जी। तो हमारी जो एग्जांपल है ना वो 21 ही आ रही है, यानी कि जो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है ना जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, अगर आपके पास अगर लिखा हुआ है 1, 3, 7 और 13 लिखा हुआ है, तो 13 के बाद क्या आएगा ये हमने इंटेलिजेंस चेक करनी है।
तो वो क्या आएगा, एड द नेक्स्ट इवन नंबर टू द प्रीवियस नंबर इफ वी एड 2 to 1। सर ठीक है, मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। 8 to 1 we get 3, then we add 4 to 3 7, and then we get 6 to 7 we get 13, and then we add 8 to 13 21। ये ठीक आ रहा है ना, 21। and finally if we will add 10 to 21 then we will get 10 to 31। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 10 नहीं ऐड करेंगे, बल्कि नेक्स्ट जो इवन नंबर आ रहा है 13 के बाद वो 14 आ रहा है ना। समझ आ रही है? लेकिन सर यहाँ पे 13 के बाद हमने 8 ऐड किए हैं, 13 के बाद तो 14 ऐड करना चाहिए था अभी इस लॉजिक के मुताबिक। 8 to सर 10 हम 7 में 8 ऐड करें तो 15 आंसर नहीं आएगा? जब हम 7 के साथ 8 ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 15 आना चाहिए। 15 आना चाहिए, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी, और 15 जी सर एक्चुअली पैटर्न इस तरह फॉलो किया जा रहा है कि 1 के बाद 2 आता है तो 2 में 3 जमा करेंगे हम लोग, जी उसके बाद 5 ऐड 3 में करेंगे। हम लोग नहीं सर, उसके बाद 3 में हम लोग 4 जमा करेंगे, क्योंकि 2 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, और 4 प्लस 3 7 बनेगा। फिर जी 7 में हम 6 ऐड करेंगे, क्योंकि 4 में फिर प्लस 2 का इंक्रीमेंट होगा 6, तो वो हमारे पास 13 बन जाएगा। और 13 में फिर हम 8 ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 प्लस 2 8 बनेगा, तो 13 और 8 बिल्कुल 21 बन जाएगा। और फिर 8 में 2 ऐड करेंगे 2 10, ऐड तो करेंगे 10 और और फिर ठीक 21 है, 31। एग्जैक्टली इसी तरह ही है। 14 में जब हम ऐड करेंगे 10 को, तो वो क्या आएगा, वी विल ऐड 10 to 21, इसी तरह ही है। we will get 31 is the answer। तो यहाँ पे हम चेक क्या करना चाह रहे हैं, इंटेलिजेंस चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी यानी कि जो मशीन को भी हम इस तरह के टास्क देंगे तो वो किस तरीके से इंटेलिजेंट तरीके से उसको सॉल्व कर सकती है। तो बेसिकली जो मेरा मकसद था वो समझाना था कि इस तरह अगर सीक्वेंस में कोई नंबर्स आ जाते हैं तो हम अगर ऐड करना चाहते हैं, पैटर्न्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो लास्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 31 आ रहा है। So what is intelligence? Again, answering the question requires a little bit intelligence. The characteristics of intelligence comes in when we try to solve something. We check various ways to solve it. We check different combinations and many other things to solve different problems. All this thinking, this memory manipulation capability, this numerical processing ability, and a lot of other things add to one's intelligence. All of you have experienced your college life. It was very easy for us to look at the timetable and go to the respective classes to attend them, not even caring that how that timetable was actually developed. जब हम अगर यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल का एक्सपीरियंस करें तो उसमें जिस तरह हमारा अभी भी टाइम टेबल जो बना हुआ है उसमें काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, यानी कि इंटेलिजेंटली काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि कौन सी क्लास जो है वो किस टाइम पे स्टार्ट होगी, स्टूडेंट की क्लासेस में क्लैशेस भी नहीं आने चाहिए, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमें तो सिंपल लग रही होती हैं, लेकिन वो जब हम उनको डिवेलप करते हैं, टाइम टेबल को डिवेलप करते हैं, तो फिर उसमें काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है इंटेलिजेंटली। In simple cases,
developing such a timetable is simple. But in cases where we have hundreds of students studying in different classes, where we have only a few rooms and limited time to schedule all those classes, this gets tougher and tougher. यानी कि डिफरेंट क्लासेस को जब हम ऐड करेंगे, मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस को, तो वहां पे उस टाइम टेबल को स्केड्यूल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस टीचर की अवेलेबिलिटी किस टाइम पे है या फिर किस स्टूडेंट की जो अवेलेबिलिटी है वो किस टाइम पे आ रही है. The person who makes the timetable has to look into all the time schedule, availability of the teacher, availability of the rooms, and many other things to fit all the items correctly within a fixed span of time. He has to look into many expressions and thoughts like, if room A is free and teacher B is ready to take the class, and the students of the class are not studying any other course at that time, then the class can be scheduled. And this is a fairly simple one. Things get complex as we add more and more parameters. If we were to consider that teacher B might teach more than one course, and he might just prefer to teach in room C, the problem gets more and more complex. We are pretty much sure that none of us had ever realized the complexity through which अपने माइक्स ऑफ कर ले.